तो दोस्तों इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिम्स्टेक समिट के दौरान जो पीएम मोदी द्वारा बांग्लादेश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात की गई, उसके साथ डिस्कशन किया गया, इन सब चीजों को लेकर भारतीय लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। और यहाँ पर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि मोहम्मद यूनुस द्वारा बिम्स्टेक समिट से कुछ ही समय पहले जब चाइना का विजिट किया गया था और उस समय उसने जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में कहा था कि ये तो लैंडलॉक है, बिना बांग्लादेश के इन राज्यों का कुछ नहीं हो सकता और इस लिहाज से पूरे बे ऑफ बंगाल का जो गार्जियन है वो बांग्लादेश है, चाइना यहाँ पर आए और इसका लाभ उठाए। इन सब बयानों को आधार मानकर भारतीय लोग काफी नाराज थे और ऐसी नाराजगी के दौरान पीएम मोदी द्वारा उनके साथ जो मुलाकात की गई वो भी हम भारतीयों को पसंद नहीं आई। हालांकि यहाँ पर कुछ अंदर की खबरें भी निकल कर आ रही है कि इस मुलाकात के बहाने हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब ने बांग्लादेश को बहुत बुरी तरह से न केवल लताड़ा है बल्कि जिस तरह की वार्निंग्स उन्हें दी है वो इन फ्यूचर हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसको लेकर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके बाद कई सारे इंप्लीमेंट देखने के लिए मिले और भारत के द्वारा कई सारी कड़ी कार्रवाइयां बांग्लादेश के खिलाफ देखने के लिए मिली है। यहाँ पर आज हम लोग इसी वीडियो में भारत और बांग्लादेश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर डिस्कशन करेंगे, जिनके बारे में पिछले 4-5 महीनों से आप जानना तो चाह रहे थे लेकिन कोई खबरें निकल कर नहीं आ रही थी। तो देखिए, आप सभी को याद होगा अक्टूबर 2024 का वो समय जब बांग्लादेश जाने वाली अडानी पावर की जो बिजली थी उसे 50% तक विच्छेद कर दिया गया था। आपको याद होगा कि 800 से 900 मिलियन डॉलर्स के आसपास का बकाया ऋण हो गया था जो बांग्लादेश चुका नहीं पा रहा था। ऊपर से बांग्लादेश और अडानी पावर के बीच में जो अनुबंध हुआ था उसे जांच के दायरे में लाकर दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी। इसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर आधी बिजली अडानी ग्रुप द्वारा काट दी गई थी। टोटल 1600 मेगावाट के आसपास बांग्लादेश बिजली जाती थी तो उसे काटकर 700 से 800 मेगावाट तक कर दी गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके कुछ समय के बाद बांग्लादेश को इसका रियलाइजेशन होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठंड खत्म होती है, बिजली की जरूरतें घरेलू लेवल पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो बकाया 800 से 900 मिलियन डॉलर्स का कर्ज था वो तो ये लोग चुका नहीं पाए, इनकी इतनी हैसियत भी नहीं है। लेकिन इसके बाद बकायदा हर महीने के हिसाब से जो बिल आ रहा था उसे ये लोग प्रॉपर समय पर चुका रहे हैं। इस वजह से पिछले एक आध महीने से ये जो 50% बिजली काटी गई थी इसे भी 100% वापस से सप्लाई करनी शुरू कर दी गई थी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा। इसी अक्टूबर मंथ की बात है, अक्टूबर 2024 में जब भारत के द्वारा आधी बिजली काट दी गई थी उसके बाद इन्होंने 40 मेगावाट की बिजली नेपाल से जुगाड़ की थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच में बिल्कुल भी बॉर्डर्स नहीं मिलती। इस वजह से जो नेपाल की बिजली थी वो भारत के माध्यम से ही बांग्लादेश पहुंचनी थी। और इससे भी बड़ी बात कि वहां तक पहुंचाने के लिए बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के, उसके लिए भी भारत का ही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि ये सारी गतिविधियां इससे पहले हो गई थी जब मोहम्मद यूनुस द्वारा ये बयान दिया गया भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में। अब नॉर्थ ईस्ट को लेकर जब इनकी तरफ से बयानबाजियां की गई, इसके बाद भारत द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए न केवल अपनी डिफेंस डिप्लॉयमेंट को मजबूत किया गया, जिसको लेकर पास्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रफाल वगैरह, S-400, इसके अलावा रडार सिस्टम वगैरह न केवल चिकन नेक के आसपास हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिए हैं, बल्कि इसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट था उसे भी भारत ने निरस्त कर दिया। यानी इनके द्वारा जो भी माल भारत के रास्ते नेपाल भूटान को भेजा जा रहा था उसे भारत ने रोक दिया है कि आप उनको सामान भेजिए, लेकिन हमारी जमीनों का, हमारे हाईवेज का, हमारी सड़कों का निःशुल्क इस्तेमाल जो आप इतने सालों से कर रहे थे वो अब आप नहीं कर सकते। तो न नेपाल भूटान से किसी तरह का कोई सामान बांग्लादेश आ सकता है, ना ही बांग्लादेश का कोई सामान इन देशों तक पहुंच सकता है। इसके साथ साथ भी मैं आपको बता दूं कि भारत के कई सारे प्रमुख बंदरगाहों का इस्तेमाल भी बांग्लादेश अपने व्यापार के लिए प्रमुखता से करता था। भारत की क्षमताएं आपको पता है बंदरगाहों के मामले में काफी ज्यादा हायर लेवल की है। बड़े बड़े शिप वगैरह जिन्हें गहरे पानी वाले पोर्ट्स वगैरह की आवश्यकता होती है लोड अनलोड करने के लिए, रुकने के लिए, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। इन्हीं चीजों का एडवांटेज निःशुल्क बांग्लादेश लेते आ रहा था अपने सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। भारत ने वो भी बंद कर दिया है। यानी नेपाल भूटान छोड़ दीजिए, बाकी की भी दुनिया की जो अलग अलग देशों के साथ इनका व्यापार होता था जो कि समुद्री मार्ग से होता था, उसके लिए पोर्ट की सुविधाएं इन्हें रोक दी गई है।
साथ ही अगर अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करें और भारत दूसरे और प्रकार से कार्रवाइयां करने की कोशिश करता है बांग्लादेश के खिलाफ, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। सीधा एक्शन लेकर हम लोग बांग्लादेश के अंदर जो चिकन नेक्स पड़ते हैं, जिनकी वजह से बांग्लादेश विच्छेद हो सकता है, उन्हें हम लोग तोड़ने के लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत की सेना के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं है। इस समय इंटरनेशनल प्रेशर भी भारत के ऊपर कोई विशेष कार्य नहीं कर सकता। हम लोग बड़ी आसानी से बांग्लादेश को 2-3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इसमें हम लोग हमारा चिकन नेक भी चौड़ा कर सकते हैं। वहां की जो माइनॉरिटीज है, जिसमें हिंदू, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट वगैरह आते हैं, इनके लिए एक नए राष्ट्र की स्थापना भी कर सकते हैं। और जो चटगाम वगैरह की बात की जाती है, जो इनका प्रमुख एरिया है, जहां पर बंदरगाह भी है इनका, उसे हम लोग बड़ी आसानी से बांग्लादेश से काट भी सकते हैं। इसके साथ साथ अब भारत सरकार को यह चाहिए कि अडानी ग्रुप के द्वारा दी जाने वाली ये 1600 मेगावाट की बिजली भी 100% विच्छेद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इनके उद्योग धंधों से लेकर इनकी जो डोमेस्टिक बिजली की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं होगी, पूरी तरह से ब्लैकआउट हो सकता है। और साथ ही जो नेपाल से ये लोग 40 मेगावाट की बिजली भारत के रास्ते, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ले रहे हैं, उसे भी विच्छेद कर देना चाहिए। इसके साथ साथ वर्ष 2023 में जब भारत बांग्लादेश के बीच में सारी स्थितियां बिल्कुल सामान्य थी, शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उस समय भारत द्वारा बांग्लादेश को 11.3 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया गया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारी इलेक्ट्रिसिटी का ही था, 1.42 बिलियन डॉलर्स, जो कि टोटल एक्सपोर्ट का 12.5% होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का था। तो इसे हम लोग रोककर आप समझ सकते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं। जो बचा कुचा व्यापार है वो भी यहाँ से समाप्त हो जाएगा, इनकी इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, खाने के लिए लिटरली लाले पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि हम लोग बांग्लादेश को कई सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी भी देते हैं। अगर भारत ने इन सारी चीजों की सप्लाई वगैरह बांग्लादेश को रोक दी, या अगर नहीं भी रोकी तो मालदीव की तरह इनके ऊपर ड्यूटी इंपोज करनी शुरू कर दी, तो लिटरली इनके वांदे हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इनकी घुसपैठ पर काफी हद तक लगाम लगा ही दी है। जो ऑलरेडी घुसपैठिए पड़े हैं, इन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है। विश कर सकते हैं हम लोग कि ये डिपोर्टेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और ज्यादा फास्ट ट्रैक हो जाए। तो कहने का मतलब, बांग्लादेश के साथ एकदम ही दुश्मनी ना सही, लेकिन दोस्ती तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ये दोस्त बनकर अमरबेल की तरह किसी हरे भरे पेड़ को चूस कर उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होते हैं, और इसका नजारा लगातार हम लोग कई दशकों से देखते आए हैं। रही बात भारत के ऊपर रिवर्स इंपैक्ट की, तो इसका देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि इस छोटे से मच्छर के तहस नहस हो जाने से भारत को कोई विशेष नुकसान नहीं होने जा रहा है।